हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी इंटरव्यू सीरीज में हमारे साथ में है मनीर। और मनीर हमारे साथ में डिस्कस करने वाले हैं अपना IIM कोझिकोड का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर मैं मनीर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं, वैसे तो इनके इंट्रोडक्शन में 15 मिनट्स मेरी जा सकती है आराम से, अगर मैं इनका पूरा इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करूं, क्योंकि इनको इतना सारा कॉल्स आया है 2019 में। ये उन स्टूडेंट्स में से था कि अगर कोई बोले कि आपको कौन सा कॉलेज, मीन्स मनीर का नाम उसमें होगा ही होगा, चाहे वो IIT कानपुर हो, फिर चाहे वो आपके IIMs हो, कैप हो, स्नैप में भी आपका SIBM पुणे, SCMHRD, SIB बैंगलोर, SIIT, मतलब कोई आप नाम बोलिए वो कॉल्स इनके पास था। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉल्स थे, इन्होंने काफी सारे कॉल इनके कन्वर्ट हुए। IIM कोझिकोड इनका कन्वर्ट हुआ है, IIT भी इनका कन्वर्ट हुआ है, एंड उसके बाद में SCMHRD, ठीक है। और बाकी IITs में भी इनके काफी, मतलब दो कॉल थे ना हमारे IIT में। हाँ, हाँ तो आईआईटी में जो थे। हाँ तो IIT भी इन्होंने कन्वर्ट किया, एंड फाइनली फाइनली ही जॉइंड IIM कोझिकोड। तो आज हम इनसे इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस पूछने वाले हैं। इन्होंने जॉब के साथ साथ मैनेज किया था, तो जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जॉब के साथ कैसे मैनेज हो सकता है आपका स्टडी, तो मनी बेस्ट एग्जाम्पल है उस चीज के लिए। तो इन्होंने अपनी जॉब कंप्लीट करने के बाद में ये आते थे, और इंटरव्यू भी मतलब लगभग फैब से आई थिंक आपके इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे, और फैब से लेके मई तक, मतलब इन्होंने निटी निटी कैसे बोल सकती हूँ मैं, निटी कन्वर्ट किया इन्होंने। IIMB का जो इनका BA का कॉल था वो भी कन्वर्ट हुआ है इनका। तो इतना सारा कोर्स था कि आप कोई भी हेल्प लेनी हो ना, तो सिर्फ मनीर को पूछ लो कि भाई इस वाले इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ठीक है, चलिए तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, मनीर से स्टार्ट करते हैं। यस प्लीज, आप अपना, आपका जब कॉल आया आपको कैसा फील हुआ, उसके बाद आपके इंटरव्यू के लिए जर्नी कैसी रही, एंड फाइनल कन्वर्जन होने के बाद आपकी फीलिंग कैसी थी। यस यस प्लीज। तो हेलो एवरीवन, जैसे आप सबको पता ही है मेरा नाम मनीर परी। एंड मैम ने जैसे आपको बताया सारे कॉल्स एंड ऑल द डिटेल्स तो मैम ने बता ही दिए। तो मैं शुरू करता हूँ कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई एंड कैसे एंड हुई। तो एग्जैक्टली अ ईयर बिफोर, लास्ट जुलाई, मुझे आइडिया तक नहीं था कि मैं किसके लिए क्रैक कर रहा हूँ। मतलब कि टारगेट कॉलेज कौन सा है। मुझे एमबीए करना था ये पता था, बट कौन से कॉलेज टारगेट करके जाना है वो आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे अपने पोटेंशियल पे आइडिया नहीं था कि मैं कितना पहुंच पाऊंगा। पर वो सब की वरी तो ये बिना मैंने स्टार्ट किया मेहनत करना। वन थिंग आई एम श्योर अबाउट दैट आई हैव वर्क हार्ड अप टू माय पोटेंशियल विद इन द टाइम लिमिट। तो आप लोगों के पास भी सेम सिचुएशन है, आपके पास जितना टाइम है उतने में आप कितनी मेहनत कर सकते हो उस पर ही फोकस करो। कॉल्स एंड वगैरह चीज तो बाद में ही आती है। तो जैसे एग्जाम सारी खत्म हो गई एंड जनवरी महीना आया जब सारे रिजल्ट आते हैं, तो वही टाइम था जब मैं भी नर्वस था नॉर्मली कि कितना रिजल्ट आएगा। कोर्स तो जनरली पता ही होता है, बट कैट में परसेंटाइल मैटर करता है तो कितना आएगा वो सब चल रहा था कंफ्यूजन। एंड देन जैसे मैं सीजी बैच से था, तो ऑनलाइन पढ़ा था मैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं था सारे फ्रेंड्स के या वगैरह से, तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि कितनी परसेंटाइल से कौन सा कॉल आएगा। तो टोटली ब्लैंक था उसी टाइम पे। जनवरी के बिगिनिंग में कैट का रिजल्ट आ गया। परसेंटाइल भी सही थी, बट कॉल्स कितने आने वाले वो आइडिया नहीं था। थोड़े टाइम में कॉल्स के आना शुरू हो गए, और देन IIM कोडिकोड इंदौर और बाकी ऐसा कॉल आए। तो तब वो काफी लेसन फील होता है कि अ, वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था जब ये जर्नी शुरू किया था, बट देन इतने सारे कॉल्स आए तो अंदर से वो एक महसूस होता है कि काफी कुछ अटेंड कर लिया है। बट वो तो एक फर्स्ट स्टेप होता है, अब उसको ऐसा कि कन्वर्ट कैसे करना है, जितनी मेहनत की है उससे डबल मेहनत और भी करनी है। क्योंकि आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे पाओगे कि जिनके पास बहुत सारे कॉल्स होते हैं और कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो सेम वो भी होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके पास सिर्फ एक ही अच्छा कॉल होता है और वो एक कॉलेज कन्वर्ट करके सीधा वहां पहुंच जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है कि आप क्या करते हो उस टाइम पे। आप स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू योर एडमिशन आप क्या करते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपने कैट के लिए कितना मेहनत किया उससे सिर्फ आपको कॉल मिलेगा, बट एडमिशन चाहिए तो यही फेज होता है जहाँ पे आप मेक और ब्रेक बना सकते हो। तो मैं शुरू करता हूँ कि मेरी IIM कोडिकोड की जर्नी कैसी रही थी और वो इंटरव्यू वाला फेज कैसा था। तो जैसे ही जनवरी का टाइम मैंने बताया उस हिसाब से कोडिकोड का कॉल आया। तो उसके बाद क्या होता है ना कि जैसे ही कॉल आता है ना आपको बहुत सारे फॉर्म फिल करने होते हैं। जितने कॉल्स आपके ज्यादा होंगे आप उतने ज्यादा कंफ्यूजन और
बिजी लाइफ में घुस जाओगे कि क्या करूँ, कौन सा फॉर्म भरूँ, क्योंकि वो फॉर्म सिर्फ नॉर्मल फॉर्म्स नहीं होते, उसमें आपको बहुत सारे इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन फिलअप करने होते हैं। तो उसके लिए बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होता है, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं होते क्योंकि आप कैट की प्रिपरेशन में पड़े होते हो, और वो बहुत टाइम शॉर्ट पीरियड होता है, हफ्ते का टाइम लिमिट होता है, कुछ में 15 दिन का होता है। तो जनवरी महीना यही चलता है, और एग्जैक्टली जनवरी महीना खत्म होते ही सीधा इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं फरवरी मंथ में। तो मेरे भी सारे जो सिम्बायोसिस और वगैरह इंटरव्यू थे वो फरवरी में ही थे। ज्यादा कॉल्स होने का फायदा ये है कि आपको ज्यादा एक्सपीरियंसेस मिलेंगे इंटरव्यूज के, और नॉलेज मिलेगा कि कौन से पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछते हैं। इवन आप श्योर हो कि बड़े कॉलेज में ही जाना है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्म फिलअप करो, ताकि ये एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं काम में आएगा। इंटरव्यू में जो आपने अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया है, जहाँ मिस्टेक्स किए, वही इंटरव्यू की मिस्टेक्स आप दूसरे इंटरव्यू में नहीं करो, उसके लिए प्रिपेयर रह पाओ। तो जितने इंटरव्यू से एक्सपीरियंस ज्यादा होंगे, उतने ही कन्वर्ट करने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मेरा भी सेम था, पहला आयाम मेरा था आयाम शिलोंग का इंटरव्यू। तो आगे के जितने भी सिम्बायोसिस के इंटरव्यू थे, उसमें कहीं पे भी मेरे को टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आए थे, सारे वर्क एक्स पे बेस्ड थे। मेरा 2 साल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंजीनियर का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। तो उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं भी थोड़ा ऐसा था कि एक तो नहीं देखता हूँ, चलता है। तो जैसे ही मैं आई एम शिलोंग के इंटरव्यूज में गया, तो उन्होंने मेरा पूरा मोटिवेशन तोड़ दिया, क्योंकि सारा इंटरव्यू पूरा एकेडमिक के बेस पे रहा था। और ऐसे मेरा 3 साल हो गए ग्रेजुएशन के, तो मैं उतना कवर अप नहीं कर पाया था अपने एकेड को। और थोड़ा चिल भी था कि आगे के 5-6 इंटरव्यू दिए, उसमें भी कहीं पे भी नहीं पूछा था। तो आई एम शिलोंग जो मेरा रियलिस्टिक लग रहा था मुझे, वो ऐसे एकदम से जैसे सपना चकनाचूर हो गया। उसके बाद आई एम रोहतक में भी सेम हुआ है, तो फरवरी फेज काफी टफ रहा एंडिंग में। बट वही मिस्टेक मैं इम्प्रूव करने के लिए ट्राई किया। जैसे ही मार्च महीना शुरू हुआ, मार्च में मेरा आई एम कोडिकोड का, टीप का और कैप का कॉल था। इनिशियल स्टेज में ही इतने सारे अच्छे कॉल्स होने के लिए मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था, तो उसके लिए मैंने एकेड की प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो एकेड का इतना अच्छा प्रिपरेशन करने के बाद भी आई एम कोडिकोड के इंटरव्यू में क्या होता है वो मैं आपको अभी सुनाता हूँ। तो जैसे आई एम कोडिकोड का इंटरव्यू मेरा मुंबई लोकेशन पे था, उसमें वैट होती है एंड पीआई होता है। तो वैट के लिए होते हैं 25 मिनट दिए गए थे हमें, एंड पीआई मेरा कुछ 15 मिनट का चला था। तो जैसे वैट सुबह मेरा सुबह का स्लॉट था, तो जाते वक्त ही वो लोग पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, देन सब एक साथ हो जाते हैं। तो सबको फिर एक हॉल में या ऐसे कुछ जो भी उनकी फैसिलिटी वहाँ पे बिठा के फिर वेट लेते हैं जनरली। तो जैसे मेरा 25 मिनट का वेट था, वो मतलब क्या होता है ना कि अलग अलग कॉलेजेस के लिए वो टाइम अलग अलग रहेगा। तो जैसे वहाँ पे 25 मिनट होती है, मोस्टली 15 मिनट या 20 मिनट ही होती है, कोडिकोड में 25 मिनट भी। तो मेरा टॉपिक था वीक इंस्टीट्यूशन मेक स्ट्रॉन्ग लीडर। तो उस पे आपको लिखना है, एक पीस दिया गया था जो टोटली दोनों साइड ब्लैंक था। अभी काफी कुछ क्या होता है ना, जैसे ही वेट का टॉपिक मिलता है ना, तो लोग शुरू कर देते हैं लिखना। तो वहां पे वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि 2 पेज है तो आप 25 मिनट में तो आराम से ही भर लोगे, बट आप किस कंटेंट से वो 2 पेज भरते हो वो ज्यादा मैटर करता है। तो आपके 20 मिनट 25 मिनट जितना भी टाइम लिमिट हो, उससे प्रैक्टिस करो कि आप टाइम को डिवाइड कर पाओ कि पहले स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चराइज करो कि कौन से पॉइंट डालने हैं, कैसे जाना है, फ्लो कैसे बनाना है। तो मैंने वैसा ही किया था, 25 मिनट में से पहली 5 मिनट ऐसे नोट डाउन किया पीछे रफ में कि मैं कैसे लिखूंगा, एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग। तो जैसा कि वीक इंस्टीट्यूशन मेक स्ट्रॉन्ग लीडर, तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो। यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, किसी भी टॉपिक को लेके थॉट प्रोसेस क्या है आपकी, आप कितना डीप में नॉलेज गेन कर रहे हो, किया हुआ है ऑलरेडी उस चीज से। तो जैसे वेट या पीआई के लिए मैं कहूंगा कि ये कोई भी कहेगा कि आप जितना भी ज्यादा रीड किया होगा वेरियस टॉपिक से, उतना आपको हेल्प करेगा। तो मैंने उसमें दिखाया कि अपनी जैसे इंडिया की फ्रीडम फाइट थी, तो वहां पे ऐसा कि जो अंग्रेजों के राज था, ब्रिटिशर्स का राज था, उसमें हमारे जो इंस्टीट्यूशन इतना वीक हो गया था उस टाइम पे, इतनी खराब हालत हो गई थी इंडिया की उस टाइम पे, कैसे भगत सिंह और महात्मा गांधी और अनेक ऐसे जो लीडर्स थे वो इमर्ज हुए उसमें से और देश को उसमें से बचाया। तो वही एग्जांपल लेके मैंने स्टार्ट किया, फिर दिया कि टेक्नोलॉजी में एग्जांपल दिया कि कहीं से भी कुछ कमी होती है तो उसके लिए कैसे
लीडर्स इमर्ज होते हैं। तो वेरियस एग्जांपल्स दिए उसमें और बताया कि जहाँ भी चेंज की जरूरत होती है तो वहाँ पे नए लीडर्स इमर्ज होते ही है, और चेंज की जरूरत तभी पड़ती है जब कुछ वीक हो, फाउंडेशन ही जिसका उतना स्ट्रॉन्ग ना हो। तो वो पॉइंट मैंने उस हिसाब से जस्टिफाई किया, और अपेरेंटली वो उनको अच्छा भी लगा होगा, आई होपफुल, क्योंकि जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो आई गेस उन्होंने अच्छे स्कोर दिए होंगे उसमें। और उसके बाद आता है पीआई। तो पीआई जैसा था कि उसमें ऐसा होता है, क्यू होता है आपका, बारह बारिश जब आती है कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे होते हैं जो पहले आपसे पहले जाते हो, कई बार आप पहले होते हो, आखिरी होते हो। तो उनका नेगेटिव रिस्पॉन्स देख के हम भी खुद सोचने लगते हैं कि अपना कैसा जाएगा, क्या पूछेंगे। तो ये होता है ना कि कभी इंटरव्यूअर्स है ना कंजिक्यूटिवली सेम चीज नहीं पूछते, तो आप उससे जो भी पूछोगे उसका उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका इंटरव्यू कैसे जाएगा। तो रादर देन जस्ट फील कि बस आपने जो प्रिपरेशन किया है, आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, उसको बस काम एंड कंपोज बनाए रखे। तो वैसे ही जैसा मेरा इंटरव्यू था, मेरे में उन्होंने पूछा, मेरे पैनलिस्ट, दो पैनलिस्ट थे मेरे, दोनों ही मेल थे। तो एक ने मेरे से पूछना शुरू किया कि वर्क एक्सपीरियंस क्या है और तो क्या है। तो मैंने मेरा पूरा वर्क रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन किया। फिर बोले कि जैसे हमारा पूरा ग्रेड का जो कार्ड होता है उनके पास रहता है, फॉर्म फिलिंग किया होता है। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा पूरा मतलब ऐसा एक्ट इतना सही जा रहा था पहले से, 10th 12th ग्रेजुएशन में, फिर अचानक से डीप लगा और वापिस से और लास्ट ईयर आते आते बड़ा क्यों हुआ। मैंने वो पूरा रीजन एक्सप्लेन किया कि मैं थोड़ा ऐसा अलग अलग एक्टिविटीज में इंक्लूड हो गया था, देन आई रियलाइज कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तो वापस से मैंने वो सब ट्रैक के लाना किया। तो वो सारे क्वेश्चन थे। उसके बाद वो काफी टेक्निकल क्वेश्चन आ रहे थे उनके, इतना प्रिपेयर था मैं एकेडमिक्स को लेके, बट फिर भी क्वेश्चन सारे डिफरेंट ही थे। जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो वो मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एसी के बारे में। तो अब जनरली एसी के बारे में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर तुम प्रिपेयर करके जाते हो कि वो वर्क कैसे करता है, इम्प्लीकेशन क्या होती है उसकी। तो वो लोग ऐसा टोटली डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसी भी चीज को हटाना हो तो क्या ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन काफी टफ होते हैं, जब तक आप कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते उसको तो आप उसके आंसर नहीं दे पाओगे। जैसे एक और क्वेश्चन था, सीमेंट कंपनी पे एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया की कौन सी सीमेंट कंपनी है जो लोएस्ट कॉस्ट पे ऑपरेशन रन करती है। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन थे जो मेरे को नहीं आए। तो तब मुझे काफी ऐसा हो रहा था कि आई एम नॉट एबल टू आंसर व्हाई दिस हैपनिंग। तो वो सारे क्वेश्चन चल रहा था। उसी के बाद एक और क्वेश्चन था कि पुणे बेस्ड एक कंपनी है जो एसी का ऐसा वर्जन मैन्युफैक्चर करती है जिसके साथ पावर जनरेशन भी होता है। तो उससे कि तुम्हें पता है क्या उसके बारे में, इट इज एन इंडियन प्राइड राइट। यस सर बट आई डोंट नो। तो काफी सारे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस आए शुरू में ही जो मुझे आंसर नहीं पता थे, तो मैंने पोलाइटली डिनाई किया कि सर मैं गेस करना नहीं चाहता किसी भी आंसर को, और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है इसका सोर्स। तो दैट्स ओके। और उसके बाद जैसे ही आधा इंटरव्यू खत्म होता है, दूसरे फैकल्टी होते हैं वो इन होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछने के लिए। तो वापिस से वो उन्होंने थोड़ा मेरा वर्क के रिलेटेड पूछा, देन पूछा कि आप पास हो, तो जैसे मैंने बताया कि सर मैं मेहनत पास हो। तो पूछते कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तुम्हारे घर के रास्ते कहीं आता है क्या। तो वहाँ पे मैं सिंपली नो बोल सकता था, बट मैंने कहा कि नहीं सर, बट आई हैव विजिटेड इट 3 4 years एगो। तो बोलते कि ठीक है। तो पूछते कि तुम्हें उसके बारे में क्या पता है, देन व्हाट आर द इश्यूज गोइंग ऑन विद इट। तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि सर कौन कौन से इश्यूज है, जैसे ट्राइबल माइग्रेशन, ट्राइबल पीपल का माइग्रेशन इशू है, कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मध्य प्रदेश एंड गुजरात, तो वो भी एक कॉन्सर्न है। देन विथ जैसे हाइट बढ़ा दे डैम की तो उसके साथ काफी सारा एग्रीकल्चर, और जैसे वो ट्राइबल एरिया होता है वो सारा पानी के अंदर चला जाता है, तो वो भी एक इशू है, एनवायरमेंटल इश्यूज है। तो वो सारी डिटेल में मैंने बताया। ऐसे एक दो एचआर क्वेश्चन और आए जो मैंने मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो मेरा आधा इंटरव्यू तो काफी कुछ ऐसा रहा जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन जो आधा इंटरव्यू जो था जिसमें मुझे काफी कुछ पता था तो उसमें से मैं अच्छे से समझा पाया। तो ये था मेरा इंटरव्यू का फेज। बट जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ और मैं जैसे बाहर निकलता हूँ, तो मैं
बहुत ही डिसअपॉइंटेड था कि मैं काफी कुछ आंसर नहीं कर पाया, और पूरी को मतलब जैसे ही कॉल आया था तब से ऐसा था कि वहां जाना है। तो एक इंटरव्यू आया, शिलोंग का भी खराब रहा था और फिर ये भी, तो मैं काफी डिसअपॉइंटेड था कि मैं अपने आप के पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो वो डिसअपॉइंटमेंट आखिरी तक था, रिजल्ट तक था वो। तो मैं जब रिजल्ट वो तो खत्म होते ही मेरा जैसा खींचता था, तो ये भी होता है कि आप दो इंटरव्यूज के बीच में कम टाइम होता है, तो टीच कैसे करते हो अपने आप को, क्योंकि एक एचआर का इंटरव्यू होता है, दूसरा कुछ नॉर्मल एमबीए का इंटरव्यू होता है, तो दोनों के लिए प्रिपरेशन अलग चाहिए। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। आपको मूड आपने अपने मूड को भी बनाए रखना होता है कि एक की नेगेटिव जो भी असर होती है वो दूसरे इंटरव्यू में ना दिखे। तो वो एक सिचुएशन था। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि वेट का टॉपिक जो होता है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स हो, जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि वेट खराब गया, अभी क्या होगा। तो आई वुड से खराब गया या नहीं गया वो आप मत डिसाइड करो, बस आप अपना परफॉर्मेंस दो और पीआई के लिए प्रॉपरली रेडी रहो, क्योंकि ये दोनों साथ में ही होते हैं, तो एक की नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे पे ना आए। और इंटरव्यू में आखिर तक बने रहो, मतलब कभी भी आपका मोमेंट आ सकता है, कितना भी खराब इंटरव्यू जा रहा हो तो कभी भी आपका मोमेंट आ सकता है। तो जैसे रिजल्ट का मई महीने में रिजल्ट आना था उसका, तो मई के स्टार्टिंग से मैं थोड़ा नर्वस था। पर मुझे पता था कि इंटरव्यू इतना सही नहीं रहा, तो मैं जस्ट होप कर रहा था कि कोई अच्छा सा वेट लिस्ट नंबर मिल जाए। तो जैसे रिजल्ट आया तो देखा कि फर्स्ट मतलब जिस दिन रिजल्ट आया उसमें चेक करके पता चला कि मैंने डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया। आई वॉज सो हैप्पी दैट आई डिड दैट। इमोशनल भी था कि काफी सारी जर्नी होती है, बहुत सारी यादें होती है, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होते दिखते हैं कि सिर्फ कॉलेज में एडमिशन कन्वर्ट नहीं हुआ है, आपकी सारी मेहनत होती है वो सब कन्वर्ट हुआ है। तो एक अलग ही एहसास होता है। एंड वो एंजॉय आप तभी कर पाओगे जब आपने उसकी स्ट्रगल और वो सब किया होगा। तो आई विल से कभी भी मतलब बीच रास्ते में कहीं होप मत छोड़ो, क्योंकि कॉल काफी होते हैं, तो जरूरी नहीं कि एक कॉलेज कन्वर्ट हो, नहीं हुआ तो आपकी सारी मेहनत बेकार गई। बहुत सारे ऑप्शन होते ही है, तो वो ऑप्शन आप ओपन रखो तभी हो पाएगा। तो कॉलेज के फॉर्म ज्यादा भरो और हर एक इंटरव्यू को सेम प्रायोरिटी पे मेहनत करो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपकी आपकी नज़र से इंटरव्यू सही रहा होता है, बट इंटरव्यूअर की नज़र से आप सही नहीं हो। तो ऐसा नहीं होता है कि आप कॉलेज को सिलेक्ट करते हो, कॉलेज आपको सिलेक्ट करता है। तो कई बार आपकी आइडियोलॉजी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, आप अच्छे परफॉर्मर भी हो, बट वो टाइप के कल्चर के नहीं हो जो कॉलेज डिमांड करता है। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो आई से जस्ट डोंट लूज होप until it comes to result. थैंक यू सो मच महादेव, आपने काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है और काफी सारा मोटिवेशन भी दिया है। एक मतलब एक ऐसा फील हो रहा था कि स्टूडेंट्स जब इस चीज को सुन रहे होंगे तो हाँ उन्हें ऐसा लग रहा होगा यस, अगर आप स्ट्रगल करते हो तो लास्ट में जो वो हैप्पीनेस होती है ना तो आपको फेस पे दिखती है। जैसे आज मैं आपके फेस पे देख पा रही हूँ। मुझे याद है फैब वाला मंथ जो था, फैब में आपका 11 को आई थिंक आईएफटी था, है ना? Yes, yes, और ma'am. उसके बाद फिर आपका SIIB और तीन चार इंटरव्यू आपके बीच बीच में ही थे, और कैसे आपने मैनेज किया, और उसका उसका आज आपको मिल रहा है कि हाँ मेरा IFT का मतलब नीति मेरा कन्वर्ट हुआ, मेरा IMD का BA वाला प्रोग्राम मेरा कन्वर्ट हुआ, IMK कन्वर्ट हुआ। तो वो जो हैप्पीनेस है वो आपकी फेस पे शायद स्टूडेंट्स भी देख पाएंगे आज वो लोग। और वो एक एक अच्छे वे में प्रिपरेशन करने जाएंगे कि यस, जब जब लास्ट में आपको रिजल्ट मिलता है और आपका लिस्ट में नाम होता है ना, वो सबसे ज्यादा हैप्पीनेस होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने काफी सारी इंफॉर्मेशन दी, स्टेप बाय स्टेप आपने पूरा समझाया है कि क्या क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, आई होप ये स्टूडेंट्स को मतलब काफी हेल्प करने वाला है। मैं आपको फिर से थोड़ा सा मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं बोलूंगी, आपका टाइम फिर से लेने वाली हूँ। हम IFT का इंटरव्यू भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि काफी काफी स्टूडेंट्स का डिमांड था कि IFT का इंटरव्यू कैसे रहता है, उसके क्या क्या फेजेस होते हैं। ठीक है, और हाँ बाय द वे मनीर ने इरमा भी कन्वर्ट किया था, मैंने बोला है ना आप कॉल बोलो बस। ठीक है, वो इनके पास है, यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं जाना, नहीं यहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि इनके पास इतने सारे ऑप्शन थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ में। थैंक यू मानिए। Sure, ma'am. You are welcome.